इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जिस तरीके से एक जख्म ठीक नहीं होता है उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है, ये भारत सरकार, केंद्र सरकार की लगभग साल से यही विडंबना रही है। अभी एक और इस तरीके का मैटर आ गया जिसको जनता जनार्दन सोचने पर मजबूर है। एक तरफ पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और दूसरी तरफ नया संसद भवन बनाने की बात की जा रही है, नया घर बनाने की बात की जा रही है और लोगों को शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आज हमारे बीच में वार्ता के लिए तैयार हैं डॉक्टर अरुणेश यादव जी। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा है क्या, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं सर। सभी साथियों को नमस्कार जी। विपल साहब, आपको भी नमस्कार जी सर, धन्यवाद। जहां तक सेंट्रल विस्टा की बात की जाए तो हमारे देश में जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका को चलाने के लिए संसद पहले से बनी हुई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा करके दो अलग अलग सदन है। अब प्रधानमंत्री जी का जो ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, ये एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पहले तो इस प्रोजेक्ट की इस देश को अभी जरूरत नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को ये पिछले साल इन्हीं दिनों में मार्च या अप्रैल में लाए थे और उस समय भी विपक्ष के सभी नेताओं ने, खासतौर से जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि इस समय इस तरह का एक लग्जरियस सदन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्यपालिका को चलाने के लिए पहले से ही लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको कार्यवाही करने के लिए पहले से ही संसद है और सांसदों के, मंत्रियों के, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनके आवास बने हुए। अब सेंट्रल विस्टा में क्या होगा कि जितने भी पीएमओ अभी हमारे पास पीएमओ है, अब पीएमओ होगा या प्रधानमंत्री का जो निवास होगा या फिर लोकसभा, राज्यसभा होगा, इन सबको एक जगह बनाने का इनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। और इसको ये बना कहाँ पे रहे हैं, जो सबसे पॉश जगह है दिल्ली की, इंडिया गेट, उस जगह पे बना रहे हैं। पहले तो इस प्रोजेक्ट को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। पिछले एक साल से ज्यादा हो गया, लगभग 15-16 महीने हो चुके हैं और पूरी तरीके से, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली थी और तब ये बोल दिया था कि साहब सिस्टम फेल हो चुका है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर थोड़ा तेज बोले सर, थोड़ा तेज बोले सर, तेज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि सरकार की नीतियां फेल हुई है। सरकार की जो विजन था, जो दूरदर्शिता थी लोगों के लिए, वो फेल हुई है। सरकार का विजन क्या है? सरकार का विजन है राम मंदिर। सरकार का विजन क्या है? सरकार का विजन है हिंदू मुस्लिम। और जनता भी यहाँ पे भूल कर गई। जनता ने वोट दिया था शमशान कब्रिस्तान के लिए, जनता ने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, जनता ने वोट दिया था 370 के लिए और जनता ने वोट दिया था हिंदू मुस्लिम के लिए। और अब जनता को ये सब भुगतना पड़ रहा है। पिछले 70 सालों में, जैसे बीजेपी कहती है ना कि सरकार में, पुरानी सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तीसरे मोर्चे की सरकारों ने क्या किया, तो अब देश की जनता भी देख रही है और पूरे विदेश की जितनी भी मीडिया है वो भी देख रही है कि हमारे देश में क्या थू-थू करवा दी है मोदी जी ने पिछले 7 सालों में। टाइम्स, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया का जो समाचार पत्र है द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स, उसको पढ़ लीजिए, चाहे पाकिस्तानी समाचार पत्र द डॉन को पढ़िए, चाहे अमेरिकन टाइम्स को पढ़िए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, चाहे यूरोपियन टाइम्स को पढ़िए, जितने भी समाचार पत्र है, वॉशिंगटन पोस्ट को देख लीजिए, हर जगह मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो दूरदर्शिता में जो अभाव है, उनकी खिल्लियां उड़ रही हैं। इवन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा है कि मोदी जी को अपनी वाहवाही लुटवाने के लिए जो रेमडेसिविर दवा थी,
रेमडेसिविर दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ठीक है। जो कोरोना की जो वैक्सीन आई थी वो वैक्सीन 15 करोड़ वैक्सीन बनी थी और हमारे देश में मात्र 4 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन दी गई। बाकी 10 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीन थी उनको मोदी जी ने अपनी विश्व में वाहवाही करने के लिए बाहर के देशों को भेज दी। इसके लिए जो बाइडेन साहब ने इनकी खिल्ली उड़ाई है। जो बाइडेन साहब ने ये कहा है कि पहले आदमी को अपना घर बचाना चाहिए या फिर परोपकार करना चाहिए। आपसे अपना घर नहीं बच रहा है और आप परोपकार करने में लगे पड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि रेमडेसिविर दवा इस समय देख लीजिए आप, आउट ऑफ स्टॉक है, उसकी काला बाजारी हो रही है। तो भाई इस दवा को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? अगर भेजना भी था तो अपने आप पर्याप्त स्टॉक रखना चाहिए था। और तीसरी जो चीज है, इस चीज को प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि जो हमारा देश है वो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है जी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाई जाती है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व के लगभग 32 से ज्यादा देशों में हमारे यहाँ से ऑक्सीजन भेजी जाती है। और अभी के आंकड़े ये बता रहे हैं पिछले 4 महीने में हमने 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर के देशों में भेजी है। तो हमें क्या जरूरत थी ये सब करने की? और प्रियंका गांधी जी ने ये भी कहा कि मात्र 4000 जो ट्रक है वो हमारे पास है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब समझ लीजिए कि क्या 4000 जो ट्रक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सफिशिएंट है इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में, इतनी पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर दे। इसीलिए तो ऑक्सीजन की त्राही हो रही है। भाई आपने क्या व्यवस्था की? पिछली साल जब कोरोना आया और WHO ने ये कहा था कि ये कोरोना की जो लहर है ये 3 लहरों में आगे और ये कम से कम 3 साल तक विश्व में रहेगा। आपने क्या व्यवस्था की? हमारे पड़ोसी देश चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, चाहे पाकिस्तान, जो काफी कमजोर देश माने जाते हैं, इन देशों ने भी कोरोना से रोकथाम के लिए विकसित चीजें की। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो, चाहे प्लाज्मा की व्यवस्था हो, चाहे दवाओं की व्यवस्था हो, चाहे टीकाकरण की व्यवस्था हो, सब समुचित तरीके से कर ली थी। इवन पाकिस्तान और भूटान जैसे देश जिनको आर्थिक रूप से काफी कमजोर देश माना जाता है, ये भी हमारी मदद करते हैं। भूटान बता रहे हैं कि भूटान भी दवाएं भेज रहा है और ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहा है। और ऐसे समय में मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी कुंभ का आयोजन करवा रहे हैं। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी आपके बंगाल के चुनाव करवा रहे थे, जबकि वहां पे विपक्ष के साथ साथ जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जी है, वो ये कह रही थी कि तो बचे हुए 5 फेज के चुनाव थे उनको आप 1 फेज में करवा दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी। इवन अभी आप बात कर रहे हैं ना, जो आपने कहा कि सेंट्रल विस्टा वाला जो प्रोजेक्ट है वो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि कोर्ट चल रहा है इस समय मोदी जी के इशारे पर। इवन ये समझ लीजिए केंद्र सरकार की तानाशाही देख लीजिए। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे खबर आई है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को जितना कोटा है ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल और रिक्वायरमेंट, बेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कोटा मुहैया कराए, अदरवाइज इनके खिलाफ जो है कोर्ट की अवमानना का केस होगा। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। डॉक्टर को पता है सरकार फुल मैंडेट में है, क्लियर मैंडेट में है। सरकार जो है इस समय पूरी तानाशाही रवैये पे है, सरकार नहीं सुन रही है। अब आप देख लीजिए बंगाल में जो हिंसा हुई, आज आप देख लीजिए कि बंगाल पुलिस ने 2 लोगों को फर्जी हिंसा के लिए उकसाने के लिए 2 लोगों को पकड़ा है, 2 युवाओं को पकड़ा है। दोनों युवा बीटेक है। अब देखो देश का युवा किस तरफ जा रहा है। बीजेपी देश के युवाओं को किस रास्ते पे ले जा रही है। और 6 युवाओं को जो है आपको वो फर्जी खबर फैलाने के लिए इनको जो है की तरफ से नोटिस मिल गया है। इवन कल एक खबर का खंडन हुआ, जो एक पत्रकार महोदय थे जिसको बीजेपी आईटी सेल ने मृत घोषित कर दिया था, वो पत्रकार खुद बाहर निकल के आए और बोल रहे कि साहब मैं जीवित हूँ। तो इस तरह का काम कर रही है बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी यूपी में पंचायत चुनाव हुए वहां हिंसा फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी बंगाल में जो हिंसा हुई है, जो कि इन्होंने खुद करवाई है, उसके लिए तो धरने पे बैठ सकती है, उसके लिए तो इनके पास समय है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हजारों लाखों लोग। डॉक्टर साहब क्या लगता है जू नहीं कर रही है।
डॉक्टर साहब क्या लगता है कि मतलब इस तरीके की जो ये पूरे देश के अंदर जो लाशें उठ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल कैसे जिएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब जो सरकार है क्या ये उनकी लाशों पर मतलब अपना शासन चलाना चाहती है? देखिए, सरकार के ऊपर इस समय फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार फुल मेजोरिटी है, चाहे राज्यसभा की बात कर लो चाहे लोकसभा की बात कर लो, और चुनाव भी अभी नहीं होना, तो सरकार नहीं सुनेगी। अब एक बात देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रोटोकॉल बड़ा है। कल हेमंत सोरेन साहब ने भी, परसों हेमंत सोरेन साहब ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी से फोन करके मदद मांगो, तो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। काम की बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? अरविंद केजरीवाल ने भी जो ये मीटिंग हो रही थी जो मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री जी के साथ, उस मीटिंग को लाइव करवा दिया था, तो उस पे भी प्रधानमंत्री जी आग बबूला हो गए, कह रहे जी आपने प्रोटोकॉल तोड़ा। अब ये बताइए, ऐसे समय पे जहाँ डेली 4 लाख तो केस आ रहे हैं, अब कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं? 4 लाख का तो टेस्ट हुआ है ना जी। मान लो, हाँ, मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे होंगे रोज, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं। भाई, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। पिछले साल ही विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, दोनों ने कहा था लगाना समस्या का समाधान नहीं है। आपको एक तो देश के जितने भी नागरिक हैं सबका कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, और दूसरी चीज सबको वैक्सीनाइट कराना पड़ेगा, सबको वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। और अभी भी जब महामारी इतने आगे बढ़ गई है, केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को वैक्सीनाइट कराने के लिए, वैक्सीन मुहैया कराने के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किया है। कोई अपील नहीं कर, सरकार की दूरदर्शिता में कमी है। केंद्र सरकार इस समय सिर्फ पल्ला झाड़ रही है, ये कह रही है कि साहब सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कमी कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कहीं कालाबाजारी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है, तो आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करवाइए। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते अपनी जिम्मेदारियों से, चीजें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और ये लोग कर क्या रहे हैं? इनकी दोहरी नीतियां चल रही सर। अभी सर मैं अभी वही कहना चाह रहा हूँ कि सर जिस तरीके से यहाँ कालाबाजारी हो रही है, और कालाबाजारी में भी अधिकतर जो है इनके ही गुर्गे पाए जा रहे हैं, चाहे सेक्टर के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। फडणवीस साहब 3 करोड़ रुपए की रेमडेसिविर दवा जिस आदमी के पास पकड़ी गई थी, उसकी पैरवी करने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर उन्हें समझा रहा है कि साहब ये कालाबाजारी कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस साहब उस पर नाराज हो रहे थे। तो अब आप देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। और अभी परसों भी देख लीजिए, रेडियो एक्टिव तत्व होता है एक यूरेनियम 3 करोड़ रुपए का यूरेनियम एक RSS के कार्यकर्ता के पास पकड़ा गया जी। इसकी घटना है। ये लोग तो कालाबाजारी करने में मारे हैं, और को देख लीजिए क्या कारण है कि इतनी बड़ी लागत से 13,450 करोड़ सर फिगर है, 13,450 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ की लागत से एक संसद और मोदी जी का घर बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 20,000 करोड़ रुपया जी जरूरत नहीं है। सेंट्रल की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास संसद है, हमारे पास PMO है, हमारे पास PM निवास है, और सफिशिएंट है। लोग देख लो संसद में जो है वो सफिशिएंट है। सेंट्रल विस्तार की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है अस्पतालों की, अभी जरूरत है दवाओं की, अभी जरूरत है वैक्सीन की, अभी जरूरत है ऑक्सीजन की, अभी जरूरत है प्लाज्मा की। तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार इतनी महत्वाकांक्षा में ना आ जाए। देखिए, भोग विलास जो होता है, जब भोग विलास था, जैसे सेंट्रल विस्ता जैसे प्रोजेक्ट है, ये हम कर सकते हैं जब हम इन समस्याओं से दूर आ जाएं। ठीक है, 1 साल 2 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को आप रोक दीजिए और उस पैसे को देश की जनता की भलाई में लगाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, कुंभ को इन्होंने बंद किया, नहीं किया। चुनाव में इन्होंने चुनाव जो है, जो 5 चरण बाद में रह गए थे, उनको 1 चरण में किया, नहीं किया। दरअसल इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ
पूरी देश में दुनिया में वाहवाही चाहिए। इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी किसी भी चीज की, क्योंकि ना तो कभी इन्होंने जिम्मेदारी ली है और ना इनको जिम्मेदारी लेनी पसंद। इनको बस दूसरों के काम में कमियां निकालना। लेकिन डॉक्टर साहब बात वहीं आती है कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो जब झगड़ा कराते थे सत्ता में आने के लिए, अब ये झगड़ा करा रहे हैं सत्ता में बना रहने के लिए, तो ये आम जनता, आम पब्लिक एक सुप्रीम कोर्ट पर एक भरोसा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, और वो न्याय तो मिलता नहीं है। वहां तो जजमेंट मिलता है कि भाई वो थोपा जाता है, भाई इसको लो। जिस तरीके बिष्टा का अब इन्होंने क्या है कि वो याचिका ही खारिज कर दी। अब आप देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने मोदी सरकार की फटकार लगाई है। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार की फटकार लगाई है। योगी सरकार तो ये कह रही है इंडिया में किसी से ऑक्सीजन नहीं मांग सकते, किसी से बेड नहीं मांग सकते, और योगी सरकार ने तो और घृणित काम किया है कि जो आदमी घर पे अपना इलाज करवा रहा है, जिसको बेड नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन बंद करवा दी। सीधा सीधा ये बोला है कि कहीं भी कॉमर्शियल तरीके से कोई ऑक्सीजन नहीं ले सकता, ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों में मिलेगी, और अस्पतालों में व्यवस्था है, ना अस्पताल में बेड है ना अस्पताल में ऑक्सीजन है। तो योगी जी तो सीधा सीधा चाह रहे हैं कि देश की जनता मर जाए, और इसी पैटर्न पे मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी को क्या है कि जब कोर्ट ने बोल दिया है कि आप ऑक्सीजन और बेड मुहैया कराओ, और आप कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं, कोर्ट भी मजबूर है। कोर्ट क्या कर सकता है? सिर्फ फटकार लगा सकता है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि नौकर कभी मालिक के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के जरिए सीधे सीधे जो नाकाबिल लोग थे इनको सचिव बना दिया, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बना दिया। अब अगर जो कोई नाकाबिल आदमी जो सिस्टम में उस प्रोसेस से नहीं गया, आईएएस जो होता है वो सिविल की परीक्षा दे के बनता है आईएएस, और 10-15 साल 20 साल घिसता है सिस्टम में, सिस्टम को समझता है, तब वो जाके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के जो ऑफिसेज होते हैं, जिनको पीएमओ सीएमओ बोलते हैं, वहां जाके सचिव बनते हैं। मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, कॉलेजियम सिस्टम लगा के और लेटरल एंट्री सिस्टम से इन्होंने डायरेक्ट वहां बैठा दिए लोग। और कौन से लोग बैठाए? प्राइवेट इंडस्ट्री से लाके अपने चमचे बैठा दिए, कोई गुजरात से ले आए, कोई कहीं से ले आए, व्यापारियों को ला के बैठा दिए चमचों को। अब चमचे क्या करेंगे? वो नाकाबिल चमचे क्या करेंगे भाई? जैसे मालिक बोलेगा वैसे काम करेंगे। जज कौन बनाए हैं? जज वो बनाए हैं जिनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना कोई काबिलियत। आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम से और लेटरल एंट्री के जरिए कितने ब्यूरोक्रेसी में लोग घुसेड़े और कितने लोगों को जज बनाया है। तो जब आप नाकाबिल लोगों को, देखिए ऐसा होता है, कोई भी सरकार जो होती है ना वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, ये लोग सरकार नहीं चलाते। जो ब्यूरोक्रेसी में जो सचिव लोग होते हैं, इनको एक तरीके से, जैसे पुराने जमाने में राजा और राजा के सलाहकार हुआ करते थे, तो इनको सलाहकार माना जाता है। अगर सलाहकार आपका काबिल है तो राजा सही निर्णय लेगा, और सलाहकार नाकाबिल है, चापलूस है, और उसका जो एक्सपोजर, प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, और उसको अगर आप डायरेक्ट बिठा देंगे तो वो अपने आप को पहले बचाएगा। तो मोदी सरकार में यही काम हो रहा है। मोदी सरकार क्या काबिल आदमियों को सचिवालय में नहीं बैठा रही है, ना ही योगी सरकार काबिल आदमियों को सचिवालय में बैठा रही है। ये इन्होंने क्या किया है, खुद भी ये मूर्ख है और इन्होंने मूर्ख लोगों को ही सचिवालय में बैठा रखा। अब ये सब लोग इनको यही सलाह दे रहे हैं, सब सेंट्रल विस्ता बना लो। ये तो क्या है, महामारी है, देश में जनता जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से देश में ज्यादा लोग मर रहे हैं। जबकि ये आंकड़े नहीं देख रहे हैं कि ब्राजील की भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। पिछली साल दूसरे नंबर पे था ब्राजील, जिस कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पे यूएसए था। अब यूएसए हो गया आपका, ब्राजील हो गया। चाइना तो देख लो, चाइना में तो एक भी केस नहीं आया, वो 82,000 के 82,000 केस रहे, उसके बाद एक केस आगे नहीं बढ़ा। चाइना जबकि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि जो बाहरी देश है उनके लिए शासन सत्ता से ज्यादा जरूरी उनके देश की जनता है, क्योंकि ये काबिल लोग हैं और ये काबिल लोगों को ही पसंद करते हैं। और हमारे वाले क्या है, ये लोग आरएसएस की पाठशाला में बैठे हैं,
ना तो इनको परिवार से मोह है, ना इनके बीवी बच्चे हैं, तो इनको मोह ममता है ही नहीं देश की जनता के लिए। इनको तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। आरएसएस पिछले 100 साल से देश में शासन कर रही है और 100 साल का इनका इतिहास देख लीजिए कि ये इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है, चाहे वो जाति के नाम पे तोड़ा हो, चाहे धर्म के नाम पे तोड़ा हो, चाहे संप्रदाय के नाम पे तोड़ा हो, चाहे मंदिर के नाम पे तोड़ा हो, चाहे शमशान कब्रिस्तान के नाम पे तोड़ा हो। भाई जिनकी आइडियोलॉजी नफरत हो, जिनकी आइडियोलॉजी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना हो, जिनकी आइडियोलॉजी देश में दंगे करवाना हो, तो उनसे आप इस आपदा के समय में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग देश की जनता के लिए कुछ करेंगे? ये तो लास्ट पे शासन करना चाहते हैं। इनके तो डीएनए में ही वही चीज आ चुकी है। पहले इन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी करी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनकी खबरें दिया करते थे, इनकी मुखबरी किया करते थे ये लोग। अब भी ये लोग वही कर रहे हैं। अब देश की जनता को मारने का काम कर रहे हैं, कानून जारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए कहाँ है, स्वास्थ्य मंत्री जी का कोई हालचाल ही नहीं मिल रहा है देखने को। जितने केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी हो, कोई सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी का कोई एक नेता सामने नहीं आ रहा है जो जनता के लिए काम कर रहा हो। जनता के लिए काम कौन कर रहे हैं? विपक्ष के नेता। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली में श्रीनिवास जी, ये लोग काम कर रहे हैं। और काम किसको करना चाहिए? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनको काम करना चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस समय विपक्ष काम कर रहा है। तो बीजेपी, मुझे लगता है कि सरकार से जो देश की जनता है, देश की जनता को अब ये चीजें समझ लेनी चाहिए। देश की जनता जितनी जल्दी इन बातों को समझेगी, और नफरत, देखिए नफरत कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है। नफरत हो, जाति हो, धर्म हो, ये जाति धर्म में रहना ठीक है, लेकिन जातिवाद, धर्मवाद और नफरत ये फैलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये समय बड़ा मुश्किल समय है, और इसके बाद तो तीसरी वेव और आने वाली है कोरोना की। इसमें बता रहे हैं कि बच्चे भी चपेट में आएंगे, और ये जो तीसरी वेव है और ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि सरकार क्या तीसरी वेव के लिए कुछ कर पाएगी? दूसरी वेव में आप देख लो, हमारा देश पूरी तरीके से विफल रहा, तो अब तीसरी वेव में सोचिए क्या हाल होगा। अभी जो हजारों की संख्या में आदमी मर रहे हैं, तो वो लाखों की संख्या में हो गए। और मुझे नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पास इसके लिए कोई प्लान है। और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब कोई राजा अपने देश की जनता को नहीं बचा सकता तो उसको राजा कहलाने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री जी के अंदर अगर जरा सी भी गैरत बची है तो वो इस्तीफा दे दें, और बीजेपी के ही किसी काबिल मंत्री को प्रधानमंत्री बना दें। राजनाथ सिंह जी को बना दें, गडकरी जी को बना दें, जो कम से कम देश की जनता के लिए कुछ काम करे। इस आपदा के समय में आप देश की जनता के लिए तो कुछ सोचिए। लेकिन सर वही बात आ रही है कि आज पूरे देश के अंदर त्राही हो रही है, और सरकार भी काम नहीं कर रही है, बुद्धिजीवी लोग भी घरों के अंदर बैठे हैं। तो सर आम जनता को अपने आप को बचाने के लिए क्या करना होगा? भाई आम जनता इस समय जो काम कर सकती है वो कर रही है। जैसे मुझे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, फीवर वगैरह हुआ, इस समय बहुत खराब है। मैं जो सरकारी गाइडलाइंस थी, जो दवाएं लेनी थी वो दवाएं मैं लेता रहा। 5-6 दवाएं हैं, तो देश की जनता को जो बेसिक दवाएं हैं उनको ले, आप ले, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखें। N95 मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार से इस समय उम्मीद रखना बिल्कुल बेईमानी है। जैसे बहुत से लोग आनंद फानन में ट्विटर पे, फेसबुक पे सरकार से अपील कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री जी को या किसी MLA को, MP को टैग करके। अब आप बताओ, 4 MLA, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, 4 MLA अभी पिछले 1 हफ्ते में मर चुके हैं बीजेपी के शासन सत्ता के। इनको सरकार बेड मुहैया नहीं करा पाई, इनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई। तो आप बताइए, आप आम जनता के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? आम जनता के लिए बीजेपी क्या कर सकती है इस समय? जब सरकार के लोगों के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, तो जनता को इस समय अपने आप को खुद ही संभाल के रखना है। अभी भी अगर देश की जनता सरकार के भरोसे रहती है तो ये मूर्खता ही होगी। इतना सब कुछ देखने के बाद, भाई एक गलती तो भगवान भी माफ करता है। चलो पिछली साल इनसे गलती हो गई, कोरोना को नहीं समझ पाए, इस साल ये क्या कह के बचेंगे अपने आप को? जबकि
WHO से लेके हर सरकारी संस्थान ने इनको आगाह किया था कि कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है। जैसे पिछली साल प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव में मस्त थे, नमस्ते ट्रम्प कराने में मस्त थे, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इस साल प्रधानमंत्री जी कुंभ कराने में मस्त हो गए और बंगाल चुनाव में मस्त हो गए। प्रधानमंत्री जी ने इस साल भी ध्यान नहीं दिया। तो अब देश की जनता समझ जाए कि प्रधानमंत्री जी किस तरफ ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सत्ता के अलावा इनका ध्यान कहीं भी नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने बड़ा विस्तार से बताया और आपने अपने बारे में भी बताया कि मुझे भी इन्फेक्शन हुआ। तो अब जनता को चाहिए कि अपने आप ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और जो गाइडलाइन है गाइडलाइन का सुरक्षित रहे, बहुत आवश्यक हो, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले और सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। थोड़ा सा मुश्किल समय है 1-2 महीने का, इस समय को निकाल लें। फिर उसके बाद अगर सरकार वैक्सीन का कुछ प्रावधान करती है तो वैक्सीन लगवाएं, ठीक है ना। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.